क्या फिर से बताना है? कौन सा नंबर था वो? 6 देखा जाए, बातचीत नहीं करिए। 6th में इनॉल कंटेंट की बात कर रहे थे, डबल बॉन्ड OCH3, और दूसरा एग्जांपल हमारा था C डबल बॉन्ड OCH3। इसको इनोलाइज किया आपने, तो इनोलाइज किया तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? X डबल बॉन्ड बाई ZH, यहां से हाइड्रोजन उधर ले जाइए, तो यहां आपका OH, यहां आपका OCH3, और यहां इसको इनोलाइज किया आपने, तो डबल बॉन्ड C यहां आपका OH हो जाएगा, यहां आपका OCH3। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर किया तो उसका लॉजिक क्या था? एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन की बात किया तो एंगल स्ट्रेन का मतलब कि यहां हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हुआ, रिक्वायरमेंट बॉन्ड एंगल की 120 है और दे कितना रहे? 90 डिग्री। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रिक्वायरमेंट कितना का है? 120, दे रहे हैं आप 60 डिग्री। तो जबरदस्त एंगल स्ट्रेन में इंक्रीज हो चुका है, यहां की बात हो रही है, तो जबरदस्त एंगल स्ट्रेन में इंक्रीज हो चुका है यहां पे, तो इसकी स्टेबिलिटी घट गई, इसके मतलब इनॉल कंटेंट ज्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो रहा है भाई, ये तो ज्यादा है ही है, ठीक है, ये काफी कम है, ठीक है, लेस देन 1% है सब, लेकिन आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। लेकिन जब हमने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, तब आपने इनॉल बनाया तो इसमें कंजुगेटेड सिस्टम तो है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है नो डाउट, लेकिन जब यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम हो गया। यहां ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो गया तो फिर एंगल स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये एरोमेटिक हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। कैसे एरोमेटिक हो गया? बाहर वाले डबल बॉन्ड को बाहर की तरफ तोड़ लीजिए, अंदर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, समझ में आ रही बात? ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इनॉल कंटेंट इसका बढ़ गया। क्लियर है? ठीक है। 8th क्वेश्चन में लिखिए, 8th में लिखिए, Y enol content of beta dicarbonyl compounds, Y enol content of beta dicarbonyl compounds are very high. Y enol content of beta dicarbonyl compounds are very high. बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड, तो बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड में जो एग्जांपल हम लोग लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अगर इनॉल कंटेंट कंपेयर किया जाए तो फिर से वही बात, इनोलाइज करना है तो आपके पास कुछ एसिडिक या बेसिक इंप्योरिटीज हैं जिससे जो कैटलिस्ट का काम करेगी। समझ में आ रही बात? तो कैटलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ H+OH- कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात बताइए कि इसमें इनोलाइज करना होगा तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? तो बीच वाला, ठीक है, तो बीच में से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाए, OH-, ठीक है, और यहां से H+ निकलेगा, निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में ले जाएंगे और यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इसका अगर इनॉल हम बनाए तो इसका इनॉल बनेगा क्या? तो इसका इनॉल इस प्रकार से बनाया जाता है, CH3C, यहां आपका OH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहां आपका CH3। तो ऐसे सिस्टम में यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन हो गया, ठीक है, किसमें? इनॉल में, इनॉल में चिलेशन हो गया। अच्छा, ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। हमने बताया था कीटो ज्यादा होता है, इनॉल कम होता है, लेकिन यहां क्या है? इनॉल ज्यादा है, कीटो कम है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ठीक है। और यहां सॉल्वेंट का भी रोल होता है, अगर मान लीजिए, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात किया जाए तो ये लगभग आपका हो जाता है, ठीक है, 76%, 72%, मान लीजिए हम लोग 76% की बात कर लिया जाए तो 76% आपका क्या है? इनॉल है। सॉल्वेंट पे चीजें डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट चेंज करेंगे इसका परसेंटेज चेंज करेगा, ठीक है। जैसे एन हेक्सेन सॉल्वेंट हम देंगे तो वहां ये 95% होता है, ठीक है, या कोई लिक्विड सॉल्वेंट आपने लिया नॉन पोलर तो लगभग 76% की बात होती है। कहने का मतलब कि भाई कीटो ज्यादा इनॉल कम है, समझ में आ रही बात? तो क्यों कीटो ज्यादा इनॉल कम है, सॉरी क्यों इनॉल ज्यादा है कीटो कम है? तो इसके लिए रीजन क्या दिया गया? पहला कि इनॉल स्टेबलाइज हो रहा है भाई, 3 रीजन दिए जाते हैं।
इसमें एक्सेसिव कंजुगेशन की बात की जाती है कि डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद लोन पेयर, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो ढेर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जबकि इसमें पाई बॉन्ड का कंजुगेशन क्या है, नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। जबकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन हो गया, जिससे स्टेबिलिटी आ गई, 6 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया इसमें। तीसरा फैक्टर कि जो हाइड्रोजन आप निकाल रहे बहुत ज्यादा एसिडिक है, एसिडिटी ऑफ द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये सारे रीजन मिलके क्या करते हैं, इनॉल को बढ़ा देते हैं, कीटो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है, तो इसको बना लीजिए। अब देखिए कुछ भी आप नहीं पूछ सकते कि बीच वाला हाइड्रोजन कैसे एसिडिक हो गया, ठीक है, ये अब हम नहीं बताने जा रहे हैं। लिखिए क्या करें, क्या करें सर, सबको नोट कर दीजिए। अरे भी नोट करा रहे हैं, इसको तो बनाइए सर, वहां से सबको म्यूट कर दीजिए। सर बीच बीच में डाउट लेते रहा है, मतलब सर म्यूट कर दीजिए सबको। मतलब ये अपने आप को म्यूट करने के लिए कह रहे हैं क्या आप लोग को? नहीं सर, अच्छा, कैसे म्यूट होगा, देखा जाए कुछ। सर बीच में अरे बीच का डाउट नहीं ले पाएंगे भाई, अभी बीच बीच में डाउट होगा, वो भी लेते रहेंगे तो क्लास कैसे होगा। कुछ भी डाउट नहीं पूछे भाई, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए। बीच का एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है सब डिस्कस हो गया, पीके वैल्यू 9 सारी चीजें डिस्कस हो गई, दोनों तरफ से माइनस आर इफेक्ट। बातचीत नहीं, इधर ध्यान दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिए भाई, बहुत डाउट आउट का स्कोप नहीं है इसमें, ठीक है, एकदम आसान चीजें हैं, ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए, ठीक है। हर चीज में डाउट ही करते रहेंगे तो कहां से काम चलेगा। देखा जाए फिर से, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात किया। बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे एग्जांपल है जिसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा हो गया। ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया था हम लोग ने एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, ठीक है, तो रीजंस लिख लेते हैं। क्या करें भाई, कुछ भी हरकत कर रहे हैं। रीजन लिखिए, रीजन में क्या हो गया, वाई इनॉल कंटेंट इज हाई, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल, एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल, एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल। इनॉल में एक्सटेंसिव कंजुगेशन है जिसके कारण इनॉल कंटेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। एक्सटेंसिव कंजुगेशन समझ रहे हैं, लोन पेयर इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन चिलेशन इन इनॉल, चिलेशन इन इनॉल, इनॉल में चिलेशन हो गया जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, और बढ़िया चिलेशन है क्योंकि 6 साइडेड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और तीसरा फैक्टर क्या है, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एसिडिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जो हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो बहुत ज्यादा एसिडिक है, सफिशिएंटली एसिडिक है, इसलिए तो इनॉल कंटेंट कितना हो गया, कीटो से ज्यादा हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी में अगर क्वेश्चंस की बात किया जाए, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। इसमें जैसे पहले सिंपल अगर एग्जांपल्स लिया जाए, यहां अगर H कर दिया हमने,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। जरा बताइए कैसे करेंगे। अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि सभी क्या है, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, सभी बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, और इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो बीच का हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। भाई ये हाइड्रोजन जितना आसानी से जाएगा, क्योंकि देखिए बाकी फैक्टर्स तो वही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है, ठीक है, और उसमें रेजोनेंस भी होगा, सारे फैक्टर्स वही होंगे। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। म्यूट हुआ नहीं हमसे, ये म्यूट है कि नहीं है? चलिए रहने दीजिए, रहने दीजिए, म्यूट कर दीजिए सर, कर दीजिए। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्रैकेट में ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर कट लॉजिक क्या हुआ कि जितना ज्यादा एसिडिक होगा बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड से, बाकी फैक्टर वही है। तो अच्छा एक बात और समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो यहां से आपने H+ निकाला, एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई, क्यों घट गई? क्रॉस कंजुगेशन हो गया, इधर से ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा क्रॉस कंजुगेशन से एसिडिक स्ट्रेंथ में जबरदस्त डिक्रीज आता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी जो हाइड्रोजन है वो जाने के लिए तैयार नहीं, तो इनॉल कंटेंट बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। जैसे यहां अगर रफ परसेंटेज की बात करें, अगर परसेंटेज इनॉल की यहां बात किया जाए तो इसमें लगभग हमने 76% बताया, ठीक है। ये उससे ज्यादा होता है, लगभग आपका 90% के आसपास होता है, ठीक है। परसेंटेज अलग अलग बुक में वेरी करते हैं, सॉल्वेंट के अनुसार भी चेंज होता है, तो कोई बहुत एग्जैक्ट परसेंटेज याद करने का कोई मतलब नहीं। हाँ इससे लेकिन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहां अचानक से ड्रॉप आएगा और लगभग ये 8% हो जाएगा और लेस देन क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। भाई दोनों तरफ से क्रॉस कंजुगेशन हो गया तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी जबरदस्त डिक्रीज हो गई, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी तो इनोलाइजेशन में काफी दिक्कत होगी। क्लियर है? ठीक है, तो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। अच्छा इसमें भी एक और यहां दिक्कत है समझने में, ठीक है। क्या दिक्कत है उसको समझने की कोशिश किया जाए। जैसे यहां जो हम इतना बोल रहे हैं कि भाई क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन बात भी सही, भाई इसी से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई H+ निकला, नेगेटिव चार्ज इधर से क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, इधर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है तो इससे दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे हम ग्रुप को फिनाइल से रिप्लेस किए होते, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और यहां C6H5, तो इसका हम इनोलाइजेशन किए होते तो इसका इनॉल क्या बनाते? तो इसका इनॉल बनाते, ठीक है, एक बार इनॉल जरा बनाया जाए। तो यहां क्या हो जाएगा? C6H5 डबल बॉन्ड O, और बताइए यहां आपका CH हो गया, डबल बॉन्ड C, यहां आपका OH इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहां क्या है? C6H5, यही बनता। ये आपने इनॉल बना लिया। अच्छा बेंजीन आने से इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा बढ़ता है, ये लगभग 100% की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी इनॉल कंटेंट में दोनों तरफ हाइड्रोजन है, उससे भी ऊपर क्या होगा? एक तरफ फिनाइल एक तरफ हाइड्रोजन, और सबसे ऊपर कौन होगा? दोनों तरफ फिनाइल हो गया। तो फिनाइल के फेवर में अगर कोई बात बोलनी होगी तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? हमको ये बोलना पड़ेगा कि इसमें रेजोनेंस और ज्यादा हो रहा है। डबल बॉन्डिंग कंजुगेशन विथ लोन पेयर, डबल बॉन्डिंग कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड, और बेंजीन के साथ भी एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी रेजोनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है किसमें? इनॉल में। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर था, उसको हटाना पड़ेगा। तब कौन सा? क्रॉस कंजुगेशन का। भाई H+ निकला, नेगेटिव चार्ज, क्रॉस कंजुगेशन तो हो ही रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहां इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाएंगे। तो बस आपसे एक ही बात हम बोल पाएंगे कि भाई जब फिनाइल लगता है दोनों तरफ तब इनॉल कंटेंट लगभग क्या हो जाता है? 100% हो जाता है। क्लियर है? तो याद करने का तरीका आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको फाइनली एक ऑर्डर में याद कर लिया जाए क्योंकि क्वेश्चंस हर तरीके से हैं, इसको बहुत जस्टिफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट होता है PH C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O PH, उसके बाद आपका हो जाता है PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, और उसके बाद नंबर आता है आपका H वाला, HC डबल बॉन्ड O CH2,
तो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑर्डर होता है, ठीक है, जिस पे सवाल आपके फॉस्टर में है। तो एक बार फिर से इसको बना लीजिए, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। यानी एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि भाई हो सकता है यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग को नहीं पता, ठीक है, लेकिन आइडिया यही है कि भाई जो फेवर में हम बात बोल सकते हैं कि भाई इसका इनोलाइजेशन आपने करा है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आया, यहाँ क्या आ गया आपका OH आ गया, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और डबल बॉन्ड क्या है, बेंजीन के साथ भी कंजुगेशन में है, लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस है, और इधर भी कंजुगेशन है। तो रेजोनेंस की संख्या काफी ज्यादा है किसमें, इनॉल में। यही एक रीजन दिया जा सकता है। क्रॉस कंजुगेशन के फैक्टर को यहाँ आपको हटाना पड़ेगा। तो यहां आपका एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल, यहां भी एक्सटेंसिव कंजुगेशन इन द इनॉल, और इसके बाद का इनमें कंपैरिजन का लॉजिक क्या है, स्टेट एक लॉजिक है क्या, एसिडिटी ऑफ द एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर है, ठीक है। तो ये लगभग 100% अप्रोच कर जाता है क्या, इनॉल इसका लगभग क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। टेंथ देखा जाए। अच्छा, टेंथ एक और ऑब्जर्वेशन समझा जाए कि अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको अगर इनोलाइज करें तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां क्या हो जाएगा COH, और यहां डबल बॉन्ड CH2, ये इसका इनॉल बन गया। क्लियर है। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा ही मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर हम बनाएं, डबल बॉन्ड हो और इसका इनोलाइजेशन करें तो X डबल बॉन्ड बाई ZH, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो। इन दोनों में अंतर क्या है समझा जाए। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इसको बोला जाता है बाई एसिटाइल। बाई एसिटाइल क्यों, CH3 C डबल बॉन्ड एसिटाइल और दो ग्रुप लगे हुए हैं एक साथ, तो मतलब क्या हो गया, बाई एसिटाइल। तो बाई एसिटाइल जैसा ही ग्रुप तो ये भी है, लेकिन जब इनॉल कंटेंट आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो इनॉल कंटेंट होता है लेस देन 1% होता है, जबकि ये 100% इनोलाइज कर जाता है। दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दोनों में अगल बगल पे क्या है, कार्बोनिल है। ये लेस देन 1% इनोलाइज करता है, ये 100% इनोलाइज कर जाता है। तो ऐसा क्यों, तो पहले इसको बना लीजिए फिर समझते हैं। क्यों ऐसा, कोई रीजन दे सकता है क्यों ऐसा हुआ? चिलेशन तो हम यहां भी बना सकते थे, यहां भी हम चिलेशन बना देते। अरे कंजुगेशन तो इसमें भी जो होगा उसमें भी वो होगा। तो कुछ भी मत बोल दीजिए भाई, एरोमेटिक बोल दीजिए, मतलब
क्लास छोड़ दीजिए, चले जाइए, ठीक है। ये एरोमेटिक अगर आपको दिख गया है तो फिर तैयारी छोड़ दीजिए, हंसने वाली बात नहीं, तैयारी छोड़ दीजिए। देखिए यहां आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो एडजेसेंट कार्बोनिल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। बेसिकली क्या है, यहां डेल्टा माइनस है और यहां डेल्टा माइनस है, ठीक है, और इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हो रहे हैं, ठीक है, या इसको डाइपोल डाइपोल रिपल्शन भी बोला जाता है। तो एडजेसेंट कार्बोनिल क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, ये रिपल्शन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। लेकिन साइक्लिक सिस्टम में मजबूरी है कि ये इसी फॉर्मेट में रहेगा ही, सिन फॉर्म, सेम साइड ही रहना है इसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सुविधा है, इसमें सुविधा है कि ये रोटेट कर जाएगा, और रोटेट कर जाएगा तो ये जो कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगा, इसको कन्फर्मेशन बोला जाता है, ये एंटी कन्फर्मेशन में चला जाएगा। मतलब इसने अपनी अनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर लिया। कैसे, दोनों कार्बोनिल अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, क्यों, क्योंकि रोटेशन की सुविधा है। यहां समझ में आ रही बात। तो एडजेसेंट कार्बोनिल्स क्या करते हैं, अपने डाइपोल को कैंसिल आउट कर लेते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से बच जाते हैं, जबकि यहां मजबूरी है, जबरदस्त रिपल्शन है, बचने का एक ही तरीका है, क्या, इनोलाइज कर दिया जाए। समझ में आ रही बात। तो बस यही इसका रीजन है। तो लिख लेते हैं एक पॉइंट, तो यहां ऐसे बना लीजिए, यहां रिपल्शन लिख लीजिए, इसको डाइपोल डाइपोल रिपल्शन भी बोला जाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी बोला जाता है। लिखिए, एडजेसेंट कार्बोनिल्स आर अनस्टेबल, एडजेसेंट कार्बोनिल्स आर अनस्टेबल, adjacent carbonyls are unstable because of electrostatic repulsion. Adjacent carbonyls are unstable because of electrostatic repulsion or dipole dipole repulsion, or dipole dipole repulsion. But in biacetyl, it adopts anti-conformation, क्योंकि रोटेशन की सुविधा है, रोटेट कर जाएगा। It adopts anti-conformation and is stabilized but in cyclic 1,2-diol, but in cyclic dicarbonyls, cyclic 1,2-dicarbonyl, but in cyclic 1,2-dicarbonyl it will be always in syn conformation, it will always be in syn conformation, same side ही रहना है, it will always be in syn configuration या conformation, syn conformation. It will be in syn conformation, मतलब समझने की कोशिश करिए, सेम साइड ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहां रोटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप इसको रोटेट करके अंदर नहीं ले आ सकते। तो इसका मतलब ये सिन कन्फर्मेशन सेम साइड ही रहेंगे। सो टू अवॉइड रिपल्शन इट इनोलाइज, 100% इनोलाइजेशन करेगा। सो टू अवॉइड रिपल्शन इट इनोलाइज, सो टू अवॉइड रिपल्शन इट इनोलाइज। सो टू अवॉइड रिपल्शन इट इनोलाइज। अच्छा, यानी हम लोगों ने जहां जहां इनोलाइजेशन की बात हो सकती है, कंपैरिजन का जगह जगह लॉजिक समझा, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर लिया। अच्छा, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में अगेन अगर 11 पॉइंट देखा जाए तो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में हमने आपको एक एग्जांपल दिया, CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
इसको आपने इनोलाइज किया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, तो रीजन हमने क्या दिया कि भाई ढेर सारे रीजन से इसको जस्टिफाई किया। और यहां क्या हो गया आपका CH3 हो गया, गड़बड़ हो गया। CH3 आपका कहां है, यहां पे ना, यहां पे आपका CH3 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम है ये अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए हम N-हेक्सेन सॉल्वेंट देते हैं, N-हेक्सेन, तो N-हेक्सेन सॉल्वेंट में ये आपका लगभग होता है 95% और ये आपका 5% होता है N-हेक्सेन सॉल्वेंट। और मान लीजिए कोई और सॉल्वेंट लिया, लिक्विड सॉल्वेंट या ठीक है अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट, अदर नॉन पोलर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, ये 76% के आसपास होता है। तो ये सब हम लोग को नहीं याद करना अलग अलग सॉल्वेंट में क्या परसेंटेज होता है। इनॉल कहने का मतलब क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट, तो यहां चेंज कर जाता है, ये आपका 8% हो जाता है और ये आपका 92% हो जाता है वाटर एज सॉल्वेंट में। यानी क्वेश्चन क्या है कि N-हेक्सेन सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट 95% है, जबकि वाटर सॉल्वेंट है तो इनॉल कंटेंट क्या हो गया, घट के 8% हो गया। क्यों ऐसा हुआ? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। वाटर सॉल्वेंट में क्या है, देखिए इसमें दिक्कत क्या है, यहां इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। यानी ये वाटर के साथ बढ़िया सॉल्वेशन नहीं करेगा, यानी वाटर इसको बढ़िया स्टेबलाइज नहीं करेगा। जबकि यहां ये जो कार्बोनिल है ये वाटर के साथ क्या करते हैं, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका सॉल्वेशन हो गया और ये स्टेबलाइज हो गया। तो अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो इसको जरूरत नहीं इनोलाइजेशन में जाने की, या ये समझने की कोशिश करिए रिलेटिवली आप इसका स्टेबलाइजेशन बढ़ा रहे हैं और उसके साथ अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इनॉल कंटेंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए कि अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट या N-हेक्सेन सॉल्वेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें हो रही है, अच्छी बात, समझ में आ रही बात, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वाटर सॉल्वेंट इसके साथ बेटर इंटरेक्शन करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो इसको बना लीजिए। एक लाइन खाली लिख लीजिए, इन वाटर एज सॉल्वेंट, इन वाटर एज सॉल्वेंट, इन कीटो इज relatively stabilized by solvation, keto is relatively stabilized by solvation। और इनॉल में क्यों स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सभी लोग बताइए। क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटर की टेंडेंसी कम हो गई है, समझ में आ रही बात, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो अब इसको जरूरत नहीं है इनोलाइजेशन में जाने की, परसेंटेज घट गया, इसका ज्यादा हो गया उसका कम हो गया। तो ये एक सवाल इसमें रफ पूछा जाता है। बाकी कभी भी अगर जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता है, सॉल्वेंट नहीं मेंशन करेगा आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में इनॉल कंटेंट क्यों ज्यादा होता है, तो ये आपको समझ लेना है कि भाई ये नॉन पोलर सॉल्वेंट गैस फेज ये सब कंपैरिजन हो रहा है, समझ में। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल है, जहां वाटर सॉल्वेंट हुआ दोबारा वही स्थिति आ गई कि बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड भले ही है लेकिन इनॉल कंटेंट आपका घट गया, कीटो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट पे हैवीली चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि इनोलाइजेशन में जैसे एक बार इनोलाइज किया जाए, 2 बार इनोलाइज किया जाए, कितनी बार इनोलाइज किया जाए, इस क्वेश्चन को जरा समझा जाए। जैसे ये कीटो फॉर्म है और ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, कीटो को इनॉल में ले जा रहे हैं,
समझ में आ रही बात। और हमने बोला था कि भाई कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, थर्मोडायनेमिकली कीटो होता है, क्योंकि कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ कीटो आपने क्यों ज्यादा बनाया, इनॉल क्यों ज्यादा बनाया, तो कई फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में आ गए जिससे इनॉल क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन अब इसको भी समझा जाए कि यहाँ आपने एक बार इनोलाइज किया, हमने तो जनरली जितने भी एग्जांपल हैं एक बार इनोलाइज कर रहे हैं, कोई कहे सर 2 बार इनोलाइज करिए, एक बार इधर से भी कर दीजिए, एक बार इधर से भी कर दीजिए, 2 कार्बोनिल दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि इनोलाइजेशन तो हम लोग जनरली एक ही बार करते हैं, 2 बार या 3 बार कब कर सकते हैं, इसको समझा जाए। जैसे अगर इस प्रकार के एग्जांपल हम दें, यहां आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको इनोलाइज किया जाए। तो इनोलाइज किया आपने तो आपको दिखना चाहिए एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका इनॉल क्या बनेगा, तो यहां फिनॉल बन जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्टेड होगा, 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड हो जाएगा। क्यों शिफ्टेड हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो चुका है। समझ आ रही बात। अच्छा, आपको एक रफ आइडिया अगर एनर्जी का हम दें, ठीक है, लास्ट में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि कीटो को इनॉल में ले जाने के लिए 50 किलोजूल पर मोल की एनर्जी खर्चा होती है, देनी पड़ती है। कीटो को इनॉल में ले जाने के लिए 50 किलोजूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन बन गया तो एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज करेगा, वो लगभग 150 या 152 किलोजूल पर मोल है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, 50 खर्चा 150 रिलीज हो रहा है, तो ओवरऑल तो 100 रिलीज हो रहा है। इसका मतलब बहुत फेवरेबल डायरेक्शन है, 100% हम कहां जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन की कॉस्ट पे यहां 100% हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल बनाया था हमने, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, इसमें भी यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, याद आ रहा है, मैकेनिज्म के साथ किया था आपने। तो इसमें भी ये क्या है, 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसमें भी कुछ सोचना नहीं है आपको, ये भी आपका 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस एग्जांपल में सोचा जाए, अच्छा इसमें हमको ये समझ में आ रहा है एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच यहां भी है, एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच यहां है, 2 बार इनोलाइज कर देते हैं। तो 2 बार इनोलाइज कर दिया तो बनेगा क्या, बेंजीन तो बन जाएगा, ठीक है। 2 बार इनोलाइज कर दिया तो आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, तो फिर से जरा कैलकुलेट करिए। तो आपका 50 और 50 100 की एनर्जी चाहिए और 150 की रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल क्या है 50 की रिलीज हो रही है। तो ये भी क्या है, हाईली फेवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी आपका क्या 100% इनोलाइजेशन का ही केस है, ये लगभग 100% फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इक्विलिब्रियम जरूर है लेकिन 100% उधर आप जा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो 2 बार इनोलाइज कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन बन रहा है तो आप कर दीजिए। अच्छा, इसका एप्लीकेशन इस तरीके से भी है कि जैसे जब आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये कंपाउंड जो है या ये कंपाउंड कीटोन्स का रिएक्शन नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कंपाउंड तुरंत क्या कर रहा है, टॉटोमराइज कर जा रहा है किसमें, फिनॉल में, ठीक है। जैसे हम कहें कि भाई सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना फिनॉल की प्रॉपर्टी होती है, समझ में, एसिडिक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये रिएक्शन कौन से दे रहा है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, या एल्डिहाइड कीटोन के टिपिकल रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि है ही नहीं आपके पास, ये 100% जा चुका है उधर। रिएक्शन देने के लिए आपको एक लिमिटिंग अमाउंट होना चाहिए, एक एप्रिशिएबल अमाउंट होना चाहिए, तब तो रिएक्शन होगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे कंपाउंड में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये कंपाउंड एक्चुअल में फिनॉल के रिएक्शन शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो तुरंत आप कहेंगे 100% टॉटोमराइज कर गया है, क्लियर है। तो अच्छे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर से इस चीज को याद रखा जाएगा। अच्छा, और देखा जाए, इसमें बताइए क्या ये टॉटोमराइज करेगा, तो बिल्कुल ये टॉटोमराइज कर जाएगा। और ये भी क्या है 100% टॉटोमरिज्म का केस है। एक्स डबल बॉन्ड वाई जेड एच यहां से ले लीजिए और इधर से भी ले लीजिए, तो यहां आपका OH
तो ये भी आपका 100% ऑटोमरिज्म का केस हो गया। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल करा है, यहां भी डबल बॉन्ड लगा दिया, तब ये क्या टॉटोमराइज करेगा? अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक्स डबल बॉन्ड वाई ZH हाइड्रोजन कहां से निकाले? समझ में आ रही बात? तो यहां ये टॉटोमरिज्म का केस नहीं। तो अभी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल था, तो ये क्या कर रहा था? टॉटोमराइज कर रहा था। ठीक है, क्या 3 बार टॉटोमरिज्म करा था? ये देखा जाए तो 3 बार टॉटोमरिज्म का केस क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, यही ना? इस पे भी क्वेश्चन है फॉस्टर में भाई, ध्यान समझिएगा। 3 बार टॉटोमराइज कराया तो स्ट्रक्चर बना क्या? तो स्ट्रक्चर में बेंजीन तो बन ही जाएगा, और यहां आपका OH और OH आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं, समझ में आ रही बात? एक्स डबल बॉन्ड वाई ZH हर जगह से उठा लिया टॉटोमरिज्म। तो क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या 100% होगा? ये सोचना पड़ेगा। तो अगर आप एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाए तो इसका रिलेटिव एनर्जी जो है, रिलेटिव एनर्जी को अगर हम x मान लें तो इसकी जो एनर्जी होगी वो x प्लस, अच्छा कितनी एनर्जी चाहिए हमको? तो 3 बार इनोलाइज करना है, तो 50 × 3, समझ में आ रही बात? तो 50 × 3 ना करके हम लोग एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 51.16 होता है, 51 ले लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 51 × क्या हो गया? 3 हो गया। 3 बार इनोलाइज कर रहे हैं, और रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 152 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा x + 1। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इनकी एनर्जी लगभग बराबर है और थोड़ा सा इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो यानी इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, यानी 60-40 का रेशियो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में ये भी आपका 60-55% होगा, ये आपका 40-45% होगा, यानी इक्विलिब्रियम इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। लेकिन इस बात को ऐसे भी समझने की कोशिश करिएगा कि ये कंपाउंड दोनों के रिएक्शन देगा, क्योंकि दोनों ही है इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रही बात? तो ये कंपाउंड रिएक्शन NH2OH के साथ भी देगा, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड कीटोन का होता है, और ये फिनॉल के भी रिएक्शन शो करने लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 100% का ये केस नहीं, लगभग 50-50% का केस हो गया। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द कीटो फॉर्म, स्लाइटली शिफ्टेड, ऐसे बना सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिख लेंगे नीचे। Equilibrium is slightly shifted toward the keto form. Equilibrium is slightly shifted toward the keto form. तो ये फॉस्टर में आपके क्वेश्चन है, पहले वहां भी कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगे चल के कि भाई ये दोनों के रिएक्शन शो करेगा, एल्डिहाइड कीटोन के भी रिएक्शन देगा और फिनॉल के भी रिएक्शन देने लगेगा। तो अगर ऐसा कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हाँ इक्विलिब्रियम ये क्या है, 50-50% का लगभग केस है। ठीक है, और उसमें भी इक्विलिब्रियम स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द कीटो फॉर्म ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये अच्छे एग्जांपल है जिनसे आपको आइडिया लगा कि भाई 2 बार इनोलाइजेशन कब करेंगे, यानी आइडिया क्या लगा? 2 बार या 3 बार बेंजीन के कॉस्ट पे। नहीं तो नॉर्मली इनोलाइजेशन क्या होता है? एक ही बार कराया जाता है, क्योंकि इनोलाइजेशन में हमको एनर्जी लग रही है। समझ में आ रही बात? तो एक बार इनोलाइजेशन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ बेंजीन, एक से ज्यादा बार इनोलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग ने टॉटोमरिज्म की बात कंप्लीट कर ली। जितने क्वेश्चन है फॉस्टर के लगभग हो जाएंगे आपके। अच्छा, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म में दूसरा टाइप क्या लिखवाया था हमने? नहीं, पहला आपका क्या था? ट्रायड था, दूसरा डायट टाइप। डायट टाइप लिख लिया जाए, डायट टाइप टॉटोमरिज्म। तो डायट टाइप टॉटोमरिज्म के बस एग्जांपल्स लिख रहे हैं। तो एग्जांपल्स क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये इक्विलिब्रियम में रहता है।
किसके साथ, ये हाइड्रोजन को आप नाइट्रोजन पे जोड़ दीजिए, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, यानी HCN और HNC आपस में हाइड्रोजन के एक्सचेंज से, हाइड्रोजन यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला आता है, तो इसको क्या कहते हैं, डाई टाइप टॉटोमरिज्म। ठीक है, 2 ही 3 एग्जांपल हैं जो आपको याद कर लेने, बस इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जैसे HCN अगर बोल दिया तो हम RCN की भी बात कर ले, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी आप लिख सकते हैं RNC, ये भी आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, डाई टाइप टॉटोमरिज्म का। एक और जो बढ़िया एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, तो POH थ्राइस, तो आपका OH 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 इस प्रकार से बना लिया, ये इक्विलिब्रियम में होता है, P डबल बॉन्ड O H OH एंड OH। ठीक है, POH थ्राइस जब भी बनता है तुरंत ये टॉटोमराइज कर जाता है इस स्ट्रक्चर में, तो ये भी आपके एग्जाम्पल क्या है, डाई टाइप टॉटोमरिज्म। इसमें हाइड्रोजन कहां अटैच हो जा रहा है, फास्फोरस पे, और फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है, टॉटोमरिज्म। बस डेफिनेशन से आपको याद करना है, एंड इट इज डाई टाइप टॉटोमरिज्म। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ हम लोग को जानना नहीं है। अच्छा, टॉटोमरिज्म को नाम से भी क्लासिफाई किया जाता है, तो एक और हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, फिर से डालिए, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म, टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म। तो जैसे एग्जांपल अगर हम लिखते जाएं, सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लिखें जिसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा, इसको क्या कहा जाएगा, तो आप इसको कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म बोल रहे हैं, यही ना, कीटोइनॉल, ये आपका कीटो हो गया, ये आपका इनॉल हो गया, तो पहला टाइप हम लोग का हो गया कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये कीटोन है इसलिए एल्डिहाइड भी होता है, तब पर भी हम क्या नाम देते हैं, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, इनॉल आप समझ रहे हैं, तो कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। दूसरा, जैसे अगर मान लीजिए हम बोले CH3NO2, तो इसमें भी आपने टॉटोमरिज्म बनाया था, मैकेनिज्म आप समझ रहे हैं, OH यहां डेटिव बॉन्ड लगा लिया सिंप्लिसिटी के लिए, या प्लस माइनस लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रो, और ये आपका होता है AC नाइट्रो, ये आपका नाइट्रो फॉर्म होता है, ये आपका AC नाइट्रो फॉर्म होता है, तो इसको नाइट्रो AC टॉटोमरिज्म बोल दिया जाता है, या नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम लिख लिया जाए नाइट्रो AC टॉटोमरिज्म। नाइट्रो AC टॉटोमरिज्म। अच्छा, जितने फंक्शनल ग्रुप जहां जहां टॉटोमरिज्म सबका नाम होता जाता है, समझ में आ रही बात, तो उससे हमको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको ये नहीं पता कि भाई इसका नाम है नाइट्रो AC, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाम तो धीरे धीरे आप सीख ले जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम एक और फंक्शनल ग्रुप बोले अमाइड, CH3C डबल बॉन्ड NH2, तो यहां क्या टॉटोमरिज्म है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए, X डबल बॉन्ड Y ZH, इधर ही इधर नहीं जाएंगे, क्यों, ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, तो जरा इसको इनोलाइज कर लिया जाए, तो वो सब तो आपको आता ही। तो आपका CH3C यहां आपका OH हो गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, NH हो गया। इसका नाम क्या दिया जाए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, अमाइड, और इसको बोलते हैं इमाइड, इमाइड, तो इसका नाम क्या होता है, अमाइडो इमाइडो टॉटोमरिज्म। अमाइडो इमाइडो टॉटोमरिज्म। और एक फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां NH2,
इसको टॉटोमराइज किया जाए तो क्या हो जाएगा, X डबल बॉन्ड YZH, टॉटोमराइज कर लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, है ना। टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नाम की बात किया जाए तो ये ईन है, ये क्या है, अमीन है। NH2 क्या है, अमीन है, तो इसको नाम दिया जाएगा ईन अमीन। और ये जो CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप है, इसको आगे चल के हम लोग इमाइन नाम देंगे, इमाइन। ठीक है, जब पढ़ेंगे रिएक्शंस किसके, अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन NH3 से कराएंगे तो इमाइन बनता है, C डबल बॉन्ड NH का सिस्टम बनता है, उसको इमाइन बोला जाता है। तो नाम मेरे ख्याल से क्लियर है, इमाइन, इमाइन टॉटोमरिज्म, इनएमाइन, इन अमाइन, इमाइन टॉटोमरिज्म। अच्छा, टॉटोमरिज्म पढ़ाने का ये भी एक तरीका है कि टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म में ऐसे 10 नाम लिख दें और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये तो बड़ा कठिन टॉपिक है। ठीक है, या इसको आप रटने लगे, कोई मतलब थोड़ी ना कि ऐसे रट लें 4 नाम की भाई ये टॉटोमरिज्म होता है। टॉटोमरिज्म क्या, X डबल बॉन्ड YZH, ठीक है, आप उसी को कर रहे हैं। अब नाम धीरे धीरे तो क्लियर हो ही जाएगा, ये इन अमीन है, ठीक है, वो क्या है, इमाइन है, वो तो पता चल ही जाएगा, धीरे धीरे रिएक्शंस कराएंगे। ये नाइट्रो है, वो AC फॉर्म होता है, नाइट्रो AC टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो इसमें बहुत नाम लिखने का मतलब नहीं, जैसे कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म कर रहे थे वैसे ही सारे टॉटोमरिज्म, X डबल बॉन्ड YZH, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें बहुत नाम लिखने का मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग। अच्छा, एक चीज और समझा जाए, टॉटोमरिज्म की अगर बात किया जाए तो टॉटोमरिज्म को हमने क्या बताया कि भाई दो आइसोमर्स, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या है, टॉटोमर्स है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे जो टॉटोमरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसको हम समझाने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए हम आपको बोलें कि CH3, यहां आपका CH, यहां आपका NH2, यहां आपका C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी लिखे, बहुत मतलब हमको इससे नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे यहां समझने की कोशिश करिए कि इसमें ज्यूटेराइन बनता है, अमीनो एसिड से ज्यूटेराइन बनता है। ज्यूटेराइन क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन उठा के यहां लगा दिया आपने, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो आपका CH3 CH और यहां क्या हो गया NH3 प्लस और यहां आपका C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपस में इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रही बात, इक्विलिब्रियम है। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या सेम है, अलग अलग है, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, टॉटोमर्स होते हैं। यानी ये जो ज्यूटेराइन फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म जो आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है, टॉटोमर्स है। तो और एग्जांपल लिख लीजिए, ये भी आपके टॉटोमर्स हैं। हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, H+ वहां जा रहा है, ठीक है, ये टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है बहुत ब्रॉड है। दो आइसोमर्स अगर इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो वो टॉटोमर्स है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के दोनों फॉर्म भी क्या होते हैं, टॉटोमर्स होते हैं। और समझने की कोशिश करिए, अगर आपको बायोमॉलिक्यूल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ओपन स्ट्रक्चर बनाया जाता है और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, याद आ रहा है। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और मेनली ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ओपन चेन का कंट्रीब्यूशन 0.5% या 0.1% होता है, बहुत कम होता है। मेनली वो साइक्लिक फॉर्म में होता है और साइक्लिक फॉर्म को हेमी एसिटल फॉर्म बोला जाता है। तो ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म और ओपन चेन फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये भी क्या है, टॉटोमरिज्म। समझ में आ रही बात। तो अगर हम ऐसे लिख दें, दूसरा एग्जांपल लिख दें, ग्लूकोज इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म इसका होता क्या है, हेमी एसिटल फॉर्म, हेमी एसिटल फॉर्म। अब खाली लिख दे रहे हैं, बाद में सब समझा जाएगा। ठीक है, या कोई नाम आप बता सकते हैं, अल्फा एंड बीटा डी ग्लूको
पाइरेनोज, पाइरेनोज फॉर्म बोला जाता है। साइक्लिक फॉर्म को क्या बोला जाता है? पाइरेनोज फॉर्म, नाम सुने होंगे आप। तो ग्लूकोज का ओपन फॉर्म और उसका जो साइक्लिक फॉर्म है वो आपस में इक्विलिब्रियम है, और ये भी क्या है? टॉटोमरिज्म, दे आर टॉटोमर्स, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? टॉटोमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज का ओपन फॉर्म, ये आपका ओपन फॉर्म, एंड साइक्लिक फॉर्म आर टॉटोमर्स। तो सारा टॉटोमरिज्म पढ़ लेते हैं, बाद में ये अगर पूछता है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स तो आगे मिस हो जाते हैं। कोई पूछता है कि भाई ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म, इक्विलिब्रियम में, क्या ये टॉटोमर्स हैं? तो बिल्कुल ये टॉटोमर्स हैं। क्लियर है? तो कोई आपके सामने नया एग्जांपल भी आए, फिर से अलर्ट ये रहिएगा। जैसे दो स्ट्रक्चर्स आप देखिएगा, लेफ्ट और राइट देखिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, ठीक, और माइग्रेशन किसी का हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, किसी भी एटम का हो रहा है, दोनों आपस में सेम नहीं दिख रहे हैं और इक्विलिब्रियम दिखाया हुआ है, तो ये क्या है? टॉटोमर्स है। समझ में आ रही बात? अब वो किसी भी मैकेनिज्म से हो रहा है या बिना किसी अदर कंसेप्ट से हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम टॉटोमरिज्म तो पहचान लेंगे भाई ये टॉटोमर्स है, जो हमारी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, दे आर टॉटोमर्स। अच्छा, टॉटोमरिज्म के कुछ नाम भी हैं। प्रोटोट्रॉपी बोला जाता है। वाई प्रोटोट्रॉपी? क्योंकि जनरली जो टॉटोमरिक फॉर्म है वो हाइड्रोजन के ही एक्सचेंज से इधर उधर इक्विलिब्रियम में जाते हैं, तो प्रोटोट्रॉपी, या एक और नाम दिया जाता है डायनेमिक आइसोमरिज्म। डायनेमिक आइसोमरिज्म, टॉटोमरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख लीजिएगा, टॉटोमरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉपी, प्रोटोट्रॉपी और डायनेमिक आइसोमरिज्म। डायनेमिक आइसोमरिज्म क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन फिक्स नहीं, एक्सचेंज हमेशा चलता रह रहा है, ठीक है। प्रोटोट्रॉपी और डायनेमिक आइसोमरिज्म। लास्ट पॉइंट इसमें है ड्यूटेरियम एक्सचेंज का, हेडिंग डालिए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इस पे भी सवाल को पूछे जाते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब एक ही लाइन है इसमें, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसकी बात करें, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं OD माइनस ऑब्लिक D2O, OD माइनस ऑब्लिक D2O, तो यहां टॉटोमरिज्म तो हो रहा है। OD माइनस यहां से H+ निकालेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और यहां O माइनस पे D2O से क्या आ जाएगा? D+ आ जाएगा, यहां D आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? टॉटोमरिज्म हो गया। और टॉटोमरिज्म में ये फॉरवर्ड जाएगा और तुरंत बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड क्यों आएगा? क्योंकि कीटो ज्यादा है, इनॉल क्या है? कम है, या इक्विलिब्रियम है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड तो हो ही रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन इसको अगर समझने की कोशिश करिए, फर्स्ट स्टेप पे अगर कंसंट्रेट किया जाए, तो फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया और फिर तुरंत तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तब इसको D2O से D लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट समझ में आया? OD माइनस ने यहां से H+ निकाल लिया और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? D2O से D निकालेगा। अच्छा, इसी बैकवर्ड डायरेक्शन को अगर हम इधर लिख दें, बैकवर्ड डायरेक्शन को इधर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये हो गया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां क्या? ड्यूटेरियम आ गया। हमने इनॉल नहीं बनाया, हमने फर्स्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम का मतलब समझाया कि भाई फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, तो हुआ क्या? ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो गया। और यही अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो होगा क्या? धीरे धीरे, क्योंकि अब OD माइनस आएगा तो D को नहीं निकालेगा, जब तक H है तब तक वो D को नहीं निकाल सकता, क्योंकि CD बॉन्ड क्या है? मजबूत है। तो धीरे धीरे क्या होगा? जितने अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज से कितने ड्यूटेरियम आ सकते हैं? तो आप कहेंगे जितने भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है सब जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा, बस यही क्वेश्चन है। या जहां जहां आप निगेटिव चार्ज ले आ सकते हैं, H+ हटा सकते हैं, वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने लगेगा और सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्या आ जाएगा? ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो पहले इसको बना लीजिए, फिर इसको क्वेश्चंस करते हैं।
पहले इसको बनाइए, फिर क्वेश्चन से करते हैं और फिर एक लाइन लिख लीजिए, ड्यूटेरियम विल कम टू ऑल दोज प्लेसेस, ड्यूटेरियम विल कम टू ऑल दोज प्लेसेस वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड, ड्यूटेरियम विल कम टू ऑल दोज प्लेसेस वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड, वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हुआ, फिर से समझिए क्या हो रहा है। हम टॉटोमरिज्म के कंसेप्ट पे, अच्छा यहां टॉटोमरिज्म से बहुत लेना देना नहीं है हमको, हमने इनॉल बनाया भी नहीं, कोई मतलब नहीं, इनॉल बनाइए फिर इधर आइए। ठीक है, हमको फर्स्ट स्टेप से ही मतलब था कि यहां से जब H प्लस गया और इक्विलिब्रियम है तो वापसी में कौन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, और फिर कौन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, फिर ड्यूटेरियम आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन न हट जाए। ठीक है, तो यानी मैक्सिमम एटम, मैक्सिमम ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितना होगा, 6 ड्यूटेरियम इसमें एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ बताइए, ड्यूटेरियम क्यों आ रहा है? कहां से हाइड्रोजन आएगा? अरे निकला है, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए जो निकला है वो क्या निकला है, फिर से समझाते हैं। निकला है वो HOD निकला है, यही ना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, एक मॉलिक्यूल ने सपोज रिएक्शन शुरू किया, मॉलिक्यूल ने रिएक्शन शुरू किया, OD माइनस ने यहां से क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया, और ऐसा सिस्टम आपके पास बन गया। लेकिन D2O तो सॉल्वेंट है ना, ज्यादा कौन अवेलेबल है, D2O। भाई ये तो बहुत लिमिटिंग अमाउंट में बन ही रहा है, 2-4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो सोल्यूशन में है, लेकिन D2O क्या है, लार्ज अमाउंट में है, वहीं से आपको ड्यूटेरियम मिलने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां कंसंट्रेशन का रोल है, कंसंट्रेशन का रोल है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके इसको समझ लेते हैं। तो ड्यूटेरियम विल कम टू ऑल दोज प्लेसेस वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड, इस लाइन से हम लोग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड H OD माइनस D2O। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में ड्यूटेरियम एक्सचेंज का प्रोसेस स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि टॉटोमरिज्म इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है भाई, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, लेकिन ये जो एक्सचेंज है यहाँ, ये स्लोली धीरे धीरे हटेगा। जब आप लंबे समय तक ट्रीट करेंगे तो सभी हाइड्रोजन हट के ड्यूटेरियम आ जाएंगे। तो अगर आइडली बात किया जाए तो प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है कि मैक्सिमम कितने ड्यूटेरियम इसमें आ सकते हैं, तो कितने ड्यूटेरियम आएंगे? तो क्या इस हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, इन्हीं हाइड्रोजन की बात हो सकती है। तो यानी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट पे क्या हो जाएगा, CD3 C डबल बॉन्ड H, यानी 3 ही ड्यूटेरियम आ सकते हैं। क्लियर है? यहां बताइए OD माइनस D2O 4 आ जाएंगे। जितने अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है सबको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, ड्यूटेरियम से। और कंसेप्ट भी आपको क्लियर है कि भाई कैसे रिप्लेस हुआ है। OD माइनस D2O, इसमें कितने ड्यूटेरियम आएंगे? सोच समझ के सही सही आंसर दीजिएगा भाई।
कितना होगा? अच्छा एक चीज समझा जाए, जैसे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से H+ निकलेगा, निगेटिव चार्ज आएगा जो कि रेजोनेंस में होगा। जब यहां निगेटिव चार्ज आ गया तो बार बार आप यहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज करने लगे, तो यहां तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, 3 ड्यूटेरियम आ गया। यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां एक बार फिर से समझा जाए, OD- ने यहां से क्या निकाला? H+ निकाला, तो यहां आपका CH2- हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, यहां क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, यहां CH3। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जिनको समझना होता है आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन दिक्कत होती है, कुछ लोग को बहुत दिक्कत होती है इसको समझने में। जैसे यहां निगेटिव चार्ज हो गया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने लगा मतलब यहां तीनों हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं और यहां क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रही बात? तो यहां तीनों आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इस निगेटिव चार्ज को थोड़ा रेजोनेंस में ले जाइए आगे, तो रेजोनेंस में ले जाएंगे आगे तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं? देखा जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH- और C डबल बॉन्ड O CH3, यहां तक पहुंच गए। आगे भी जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? यहां निगेटिव चार्ज आया, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। भाई इसने क्या किया? तुरंत D2O से D ले लिया और फिर वापस कौन जाएगा? यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां भी ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो गया। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है और हमको इसमें बताना है ड्यूटेरियम एक्सचेंज का ऑप्शन, इसमें नहीं कि यहां आपने H लगा दिया और नया स्ट्रक्चर बना दिया कुछ और। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई ड्यूटेरियम एक्सचेंज यहां तो हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा और यहां भी होगा। ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? ड्यूटेरियम आ जाएगा। ये कैसे आ गया? तो यहां पे निगेटिव चार्ज आया है और यहां पे निगेटिव चार्ज आया तो इसने ड्यूटेरियम एक्सचेंज शुरू कर दिया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसको समझने में दिक्कत होती है कि यहां कैसे हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि यहां हाइड्रोजन नहीं हटता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज यहां आया है और ड्यूटेरियम एक्सचेंज का प्रोसेस यहां शुरू हो गया है, तो जो भी हाइड्रोजन है वो यहां से हट के ड्यूटेरियम के फॉर्म में आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करिए, आपने यहां ड्यूटेरियम लगा दिया, आपका स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन हम फिर से यहां से क्या निकालेंगे? OD- से क्या निकाल लेंगे? H+ निकाल लिया, निगेटिव चार्ज आ गया और इस निगेटिव चार्ज को बैक रेजोनेंस में ले जाइए यहां पे, तो बैक रेजोनेंस में ले गए तो यहां डबल बॉन्ड भी आ गया और यहां ड्यूटेरियम भी आ गया। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां जहां रेजोनेंस का निगेटिव चार्ज जाएगा वहां वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट हमने एक ही लिखवाया कि जहां जहां निगेटिव चार्ज आप ले आ सकते हैं वहां वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। यानी फाइनली इसका आंसर अगर देखा जाए तो हमको यहां CD3 मिल जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां CD हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहां CD3 हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक बार सोच लीजिए बढ़िया से, ठीक है? इसीलिए हमने जब इसका टॉटोमरिज्म बनाया था तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था और नंबरिंग भी किया था और हमने बोला था यहां यहां निगेटिव चार्ज आ रहा है, उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो इसमें अगर लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए डबल बॉन्ड O और OD- D2O, तो इसका सभी लोग पहले प्रोडक्ट बना लीजिए ड्यूटेरियम एक्सचेंज का। कितना ड्यूटेरियम ला सकते हैं इसमें? कितने लोग का 5 आंसर आ रहा है? यानी सभी लोग नहीं सीख पाए। भाई 5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है।
कहां कहां ड्यूटेरियम आप लगा सकते हैं, देखा जाए फिर से। तो डबल बॉन्ड अल्फा पोजीशन पे यहां तो 2 ड्यूटेरियम आ ही जाएगा, और यहां पे आप H+ निकालेंगे, निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां भी 2 ड्यूटेरियम आ ही जाएगा, यही ना। यहां भी होना है अगर, तो फिर से समझा जाए, डबल बॉन्ड हो, यहां 2 ड्यूटेरियम आ गया, और बताइए यहां भी ड्यूटेरियम आ गया, और बड़ी बात की यहां भी ड्यूटेरियम आया। यहां पे कैसे आया, रेजोनेंस का नेगेटिव चार्ज यहां गया है, तो जो भी यहां हाइड्रोजन था वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर लेगा। अच्छा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, भाई हम इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात पूछ रहे हैं, इसको इनोलाइज नहीं कर रहे हैं। क्या आप इनॉल बना लिए और कंफ्यूज हो गए कि सर इनॉल तो ये रहा, ठीक है, या कुछ और स्ट्रक्चर भी बीच में बन गए, उनकी बात कर रहे हैं। इस गिवन कंपाउंड में कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकते हैं, और सभी स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो उस कॉन्सेप्ट पे आपको बताना है। समझ में आ रही बात। तो बिल्कुल यहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये टेस्ट में भी पूछा जाता है, फॉस्टर में भी क्वेश्चन है, और भी घुमा के इसको पूछा जाता है। लेकिन आप रेजोनेंस का नेगेटिव चार्ज जहां जहां आएगा वहां वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे बड़ी समस्या यही समझ में आती है कि सर इस हाइड्रोजन को तो आप टॉटोमरिज्म में बात कर ही नहीं रहे थे, X डबल बॉन्ड वाई ZH, तो इसको रिप्लेस कैसे कर दिए। तो इसको घूम के यहां से रिप्लेस किया है हमने। समझ में आ रही बात, बस इसको समझना है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने अगर आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है ड्यूटेरियम एक्सचेंज का। बाकी क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। ठीक है, OD माइनस D2 कितने ड्यूटेरियम आप लगा सकते हैं। हो गया, देखा जाए काफी आसान क्वेश्चन है। कार्बोनिल है, यहां आप निगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, OD माइनस D2 की बात हो रही है, तो आपका ड्यूटेरियम यहां आ गया, यहां आ गया, यहां भी 2 ड्यूटेरियम आ जाएगा। यहां एक हाइड्रोजन दिख रहा है, अल्फा पोजीशन है, यहां भी ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहां भी ड्यूटेरियम आ गया। फिर ये X डबल बॉन्ड वाई ZH का फॉर्मेट दिख ही रहा है, तो ये आपका यहां से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया। यहां तक क्लियर है। क्या यहां भी हटा दिया जाए, बोलिए जल्दी, क्यों नहीं। अच्छा, आप इसको क्यों हटाए थे, इसको क्यों हटाए थे, क्योंकि एसिडिक था। क्यों एसिडिक था, क्योंकि H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा था। क्या ये एसिडिक नहीं है, अरे इससे ज्यादा एसिडिक है। इसका पीके वैल्यू 20 के आसपास था, इसका क्या है 16 के आसपास होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है भाई। थोड़ा अमाउंट में भी अगर हटा तो वापस कौन आ रहा है, ड्यूटेरियम, और स्लो प्रोसेस में पूरा ड्यूटेरियम इसको रिप्लेस कर देगा। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हमने कहा था कि जहां भी आप H+ निकाल सकते हैं वहां क्या लगा दीजिए, ड्यूटेरियम लगा दीजिए। ठीक है, तो कोई ना कोई फैक्टर आपने एसिडिक स्टेन में जरूर पढ़ा कि भाई इसको आराम से आप हटा सकते हैं, वापसी में कौन आएगा, ड्यूटेरियम आएगा। सबको क्लियर है। ठीक है, तो इसीलिए टॉटोमरिज्म से नहीं कंफ्यूजन है। टॉटोमरिज्म में एकदम स्टिक कर जाते हैं तब दिक्कत होती है।
ठीक है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लें या कहीं भी जहां भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज होने लगेगा। क्लियर कंसेप्ट रखिएगा। कहां नहीं निकाल सकते भाई, और कहीं पे यहां पे हाइड्रोजन क्या निकाल सकते हैं आप? नहीं, कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं, कहां से H+ निकालेंगे, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कभी नहीं होगा यहाँ। समझ में आ रही बात? तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? 2 2 4 5 6 7 8 8 कितने लोग का आंसर आया? काफी कम लोग है भाई, करना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी ड्यूटेरियम एक्सचेंज का क्वेश्चन कभी भी पूछेगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां आप निगेटिव चार्ज जनरेट कर सकते हैं वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर लीजिए। अब आपका होमवर्क यही है कि फॉस्टर के सभी क्वेश्चन कर दीजिए, लगभग सभी क्वेश्चन हमने क्लास में करा दिए हैं। हाँ, 1-2 पॉइंट पे आपको समस्या होगी, उसको भी पहले से ही सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे डबल बॉन्ड O यहां N यहां H दे दें और आपसे पूछें क्या ये टॉटोमरिज्म करेगा? फॉस्टर में क्वेश्चन देखे आप लोग, यही नहीं होंगे। कितने लोग टॉटोमरिज्म कर लिए? अटेम्प्ट तो किए ही होंगे, नहीं किए होंगे। अच्छा, कितने लोग असाइनमेंट 1 2 3 तीनों कर चुके हैं? असाइनमेंट 1 क्या था? आइसोमर्स पहचानना ना, चेन, फंक्शनल पोजीशन, ये सब पहचानना। और दूसरा क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना। और तीसरा टॉटोमरिज्म। कितने लोगों ने तीनों अटेम्प्ट कर लिया है? ठीक है, अटेम्प्ट करिए भाई, वो आपके ऊपर है। हमने पढ़ा दिया है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब कह रहे हो जाएंगे तो उसमें आपको करना है। हाँ, इसमें बताइए क्या किया जाए? तो इसमें करना कुछ नहीं है, यहां से H+ निकाल दीजिए, निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में ले जाइए तो सीधे सीधे यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको अगर मान लीजिए हम ऐसे भी बनाते तब पर भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ऐसे बना दिया, अब क्या करेंगे? तो पूरा घुमा दीजिए या पहले इसको चेंज ही कर दीजिए। समझ में आ रही बात? अपनी सुविधा से जैसे भी कर लीजिए। या यहां मान लीजिए ऐसे भी बना दिया है तो उससे हमको परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन हमको करना है, हम इसको ओपन करेंगे और अपनी सुविधा से लिख के कर लेंगे। तो यहां से आपने H+ निकाला, OH- ने यहां से H+ निकाला, तो ये आपका रेजोनेंस करके सीधे सीधे कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो टॉटोमरिक फॉर्म है वो आप बना ले जाएंगे। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां आपका OH हो जाएगा और यहां आपका बेंजीन का सिस्टम बना लेंगे। ये इसका टॉटोमरिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो उसको अपने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आप कर ले जाएंगे। तो काफी लोग पूछते हैं ये सवाल, फॉस्टर का सवाल है, देखे नहीं होंगे आप लोग। कहाँ है? यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हम आपसे इनॉल कंटेंट में एसीटोन और एसिटल्डिहाइड का कंपैरिजन करें कि भाई इनमें इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होता है? एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? अच्छा, स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको इनोलाइज किया तो आपका CH2 डबल बॉन्ड C, यहां आपका OH, यहां आपका CH3। अब देखिए, कुछ जगहों पे सवाल नहीं बनाने चाहिए, इस चीज को समझिएगा। केमिस्ट्री पे हर जगह लोग सवाल बनाने की टेंडेंसी रखते हैं कि भाई सवाल बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि लॉजिक प्लस या माइनस में हर जगह लॉजिक तो अवेलेबल है ही है। ठीक है, जो आंसर होगा उसके लिए हम लॉजिक दे देंगे। समझ मेरी बात? तो यहाँ ये भी है कि भाई आंसर के अनुसार लॉजिक दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ये इसमें इनॉल कंटेंट कंपैरिजन करना अपने आप में कोई मतलब नहीं। इनॉल कंटेंट एक्सट्रीमली लो है, बहुत ही कम है इनॉल कंटेंट। ठीक है, जैसे किसी किताब, जैसे मान लीजिए सोलोमन की बात करें तो उसमें 1.5 × 10⁻⁴ के आसपास लिखा हुआ इसका इनॉल कंटेंट, और इसका इनॉल कंटेंट एक्सट्रीमली लो टू मेजर, मतलब इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, या मान लीजिए कोई और किताब आप उठाते हैं तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज इसका ज्यादा दे दिया है, इसका कम दे दिया है। ठीक है, और लॉजिक दोनों के पीछे दिया जा सकता है। क्या लॉजिक है? जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये इनॉल कंटेंट ज्यादा है और ये कम है, जो हमारा आंसर होगा, जैसे जो आपके फॉस्टर में क्वेश्चन इनको कंपैरिजन किया है तो ये ज्यादा है, ये आपका कम है, सीधे सीधे। ठीक है,
क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। भाई एल्कीन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 और इसमें क्या है 0 है, तो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो इनॉल कंटेंट ऊपर वाले का ज्यादा हो गया। लेकिन कोई कहे सर इसको तो जस्टिफाई करिए, ठीक है। अगेन हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं भाई, आपके आंसर क्लियर हो गया, आंसर ये है और ये क्या है कम है, क्लियर है, ठीक है। रेफरेंस क्या है सोलोमन, ठीक है, किताब है, ठीक है। यहां अगर देखा जाए तो इसमें एक और लॉजिक क्या आता है कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया जाए इन दोनों का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। क्यों भाई? यहां H+ निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज और यहां CH3 का क्या है प्लस आई इफेक्ट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा है, तो इनॉल कंटेंट में भी इसका ज्यादा हो जाए। तो लेकिन दिक्कत क्या है, क्यों गड़बड़ी आती है, जब आप 10 की पावर -4 -5 का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये तो एक्सपेरिमेंट का एरर हो सकता है। समझ मेरी बात? जो जिस कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट कराएं, तो जब इतना फाइन डेटा है, इतना कम डेटा है, तो उसमें कंपैरिजन की बात नहीं करनी चाहिए कि 10 की पावर -5 -4 पे हम कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग के लिए क्या लॉजिक है, जो आंसर दिया हुआ है फॉस्टर में जो क्वेश्चन है इसके फेवर में है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है 3 है, तो हम लोग का लॉजिक हो गया। समझ में आ रही बात? लेकिन डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम आपस में डिफरेंस होता है, ठीक है। दे हैव एक्सट्रीमली लो इनॉल कंटेंट। बना लीजिए। दो ही किताबों में डेटा दिया हुआ है, एक सोलोमन में दिया हुआ है, एक जेरी मार्च किताब है उसमें दिया हुआ है। तो जेरी मार्च में जस्ट उल्टा दिया हुआ है, इसको ज्यादा दिया उसको कम दिया हुआ है, जबकि सोलोमन में उसको ज्यादा दिया हुआ है इसको कम दिया हुआ है, ठीक है। और लॉजिक दोनों के पास है। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करें, ठीक है। तो जो फॉस्टर में क्वेश्चन है उसकी अगर बात किया जाए तो उसको सॉल्व कर लिया जाए अल्फा हाइड्रोजन से। अगर एक चीज क्लियर रखिएगा, ये सवाल आईटी के सवाल नहीं है भाई। आईटी में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि भाई कोई मतलब नहीं बना इसका, 10 की पावर -5 10 की पावर -6 ऐसा डेटा है और उसमें कंपैरिजन कर रहा है, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। हाँ, फॉस्टर में है इसलिए हमने आपको एक लॉजिक दे दिया, अल्फा हाइड्रोजन से इसको कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कोई डिबेट करने का मतलब नहीं इसमें। तो इसका मतलब फॉस्टर के सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यही 2 सवाल लोग पूछते हैं, हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। उससे ज्यादा पूछने का इसमें स्कोप नहीं है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के 2 पार्ट हो गए थे। पहला क्या हो गया था आपका कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा हो गया था आपका कॉन्फर्मेशनल, कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट हो गए थे आपके, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़िएगा भाई, ऑप्टिकल नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर दिक्कत ही दिक्कत हर जगह शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके जस्ट बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर उसके बाद काफी आसान हो जाएंगे। यहीं तक ऑर्गेनिक है समझिए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ लिया, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म 6 क्लास 7 क्लास लगेगा, उसको पढ़ लिया अच्छे से, और फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप, ठीक है, पढ़ ले जाएंगे। जो भी बताएंगे एकदम आसान चीजें होंगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस यही है कि भाई पढ़ा देते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ा देते हैं, और लास्ट में आप सिंपल कायरल सेंटर नहीं पहचान पाते हैं कि भाई कायरल सेंटर बताइए, और सिंपल एग्जाम्पल्स में नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तो हाई फाई बात बहुत होती है, लेकिन सिंपल चीजें, टॉटोमरिज्म इतना बताया, लेकिन जब कहेंगे कि भाई यहाँ टॉटोमरिज्म है X डबल बॉन्ड वाई ZH, वो आप खोज नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन खोज तभी पाएंगे जब आपने सुना ध्यान से और फॉस्टर कर लिया तुरंत, ठीक है। फॉस्टर नहीं करेंगे तो सुनने से कोई फायदा नहीं, फॉस्टर तो करना ही है। और उसमें बहुत बेसिक सवाल ही दिए गए हैं,
समझ में आ रही बात? बेसिक सवाल है, हाई फाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ा करिए, ठीक है। जेई एडवांस के सवाल भी हो जाएंगे, आप बेसिक काम करिए, फास्टर करिए और एडवांस के सीधे सवाल करिए, आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। लेकिन वही है कि भाई कोई ग्रंथ उठा लेंगे, कोई किताब उठा लेंगे, तब नहीं होने जा रहा है कि नहीं हम MS चौहान सॉल्व करेंगे तभी मेरा एडवांस का क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं होगा। बात समझने की कोशिश करिए भाई, एक कंसेप्ट पे 100 सवाल हम दे देंगे तो उससे आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ऐसे सवाल भी कर लेंगे जिससे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कंसेप्ट में पढ़ा क्या। क्योंकि देखिए बॉर्डर लाइन केसेस हर जगह है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई हमने आपको, ठीक है, रेजोनेंस ही पढ़ाया, ठीक है, तो रेजोनेंस में भी कंसेप्ट आपको दिया, लेकिन भाई किताबें आप उठाएंगे तो अलग अलग तरीके से किताबें कंसेप्ट को डील करती हैं, ठीक है। जेरी मार्च पढ़ेंगे, उसमें रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ पढ़ा सब गलत पढ़ा। समझ मेरी बात? ठीक है। तो यहां तक किताब, भाई एक्सपेरिमेंटल साइंस एकदम अलग होता है, ठीक है, उसको किताबों से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है, और जेई एडवांस के क्वेश्चन करने ये हमारा एम है, और कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, बच के अपना निकलिए, रास्ता निकालिए और उसमें आगे बढ़िए। तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और सटीक सोच चाहिए कि भाई एकदम सटीक, कि भाई हमको, भाई सब कुछ करेंगे आप लोग लेकिन जेई एडवांस के सवाल नहीं करेंगे, भाई लास्ट में यही होगा। आप अपना रियलाइजेशन करिएगा कि सब कुछ किया लेकिन जेई एडवांस छोड़ के उसको बचा के रखेंगे कि लास्ट में एकदम करेंगे, और कभी लास्ट में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। जेई एडवांस के सवाल करिए, उसके सब्जेक्टिव सवाल कर लीजिए, कंसेप्ट बिल्ड करिए उससे। समझ में आ रही बात? अच्छे सवालों की कमी थोड़ी ना है ITR सेक्शन में, और अच्छे सवाल वहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी कहीं भी उस लेवल के सवाल आपको नहीं मिल सकते। एक एक सवाल पे जहां इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है, तो वहीं ना सवाल मिलेगा। कोई बैठ के 100 सवाल बनाएगा तो ऐसे सवाल बनेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बोलने के बावजूद कोई, ठीक है, टस से मस्त नहीं होता है, नहीं हम MS चौहान करेंगे तभी मेरा IT में सिलेक्शन होगा, ठीक है, और सर को परेशान करेंगे, ठीक है। उसमें जो एकदम फालतू फालतू सवाल है सर से पूछेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन आपका भी नहीं होगा और हमारा भी दिमाग खराब करेंगे आप, कि हम जितना भी कह दें कि भाई ITR क्वेश्चन करिए, सुनते ही नहीं है। देखा जाए ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, पहले दोनों में डिफरेंस बस समझ लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कॉन्फिगरेशनल में डिफरेंस क्या है, या स्टीरियो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर दो कंपाउंड A और B, अगर सिंपल डेफिनेशन बनाई जाए तो A और B का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम सेम है, और इसके बावजूद प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में आ रही बात? और वो किस कैटेगरी में वो तो अलग बात है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम सेम, फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर रही है, तो दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है? ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को बहुत डिफाइन नहीं करें, बस समझिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम सेम, तब जो आइसोमरिज्म होगा तब क्या होगा, वो स्टीरियो आइसोमरिज्म हो। इस तरीके से भी समझ लीजिएगा, ठीक है। और IUPAC नेम में डिफरेंस तो कहां पहुंच गया, फिर से स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस तो आइसोमर्स ही नहीं है, आइसोमर्स ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या है, अगर दो स्टीरियो आइसोमर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल है और इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है। आपस में इंटर कन्वर्टेबल है और इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या है, कन्फर्मेशनल है। और A और B अगर स्टीरियो आइसोमर्स है और आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। समझ में आ रही बात? जैसे आपने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनाते हो क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। तो कन्फर्मर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहेगा, आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए, कन्फर्मेशनल में, कन्फर्मेशनल में एक पॉइंट लिख लिया जाए, स्टीरियो आइसोमर्स which are interconvertible to each other, stereo isomers which are interconvertible to each other and cannot be separated. Stereo isomers which are interconvertible to each other and cannot be separated, and cannot be separated. ये पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां क्या है, कॉन्फिगरेशनल में स्टीरियो आइसोमर्स लिख लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स
which are not interconvertible to each other, stereoisomers which are not interconvertible to each other, and can be separated, stereoisomers which are not interconvertible to each other and can be separated. अच्छा, डेफिनेशन कभी भी किसी चीज को 100% कवर नहीं करती है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे आपने अमीन इन्वर्जन पढ़ा, बताए थे ना अमीन इन्वर्जन, तो अमीन इन्वर्जन भी स्टीरियोआइसोमरिज्म का ही पार्ट है, लेकिन वो इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी है और सेपरेट भी नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी जनरल डेफिनेशन के लिए तो ठीक है, जनरल डेफिनेशन के लिए यहां भी ठीक है और यहां भी ठीक। तो फिर से जरा क्लियर कर लीजिए, स्टीरियोआइसोमर्स क्या है एक लाइन में? ठीक है, दो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम सेम है, ठीक है, तो वो अगर आइसोमर्स की कैटेगरी में आते हैं तो वो क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम सेम होने के बाद आइसोमरिज्म है तो क्या है? स्टीरियो आइसोमरिज्म। दो स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, जबकि सेपरेट आप नहीं कर सकते, वो क्या है? कन्फॉर्मेशनल है। और इंटरकन्वर्टेबल नहीं है और सेपरेट किया जा सकता है, वो क्या है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है। तो नेक्स्ट क्लास से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा जाएगा, ठीक है? हाँ बताइए, क्या टॉटोमर्स क्या है? टॉटोमर्स को सेपरेट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है।